प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी लिखने, पढ़ने, बोलने में क्या ज़रूरत है। तो देखो, ये तो मेन टॉपिक है, लेकिन आप पहले थोड़ा सा इधर देख लो, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो, हम सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य। मैं शायद इस बात को 100वीं बार बोल रहा हूं कि देखिए, आप कितना भी सीख जाओ, लेकिन अंत में निष्कर्ष किस चीज़ पे आएगा? एक सेंटेंस पे आएगा। आप लिखोगे तो एक सेंटेंस, बोलोगे तो एक सेंटेंस होगा, पढ़ोगे तो एक सेंटेंस होगा। तो हमारी ग्रामर के अनुसार जो सेंटेंस है, जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं, वो 5 तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अब मैंने इनको यूज के आधार पर परसेंट में भी डिवाइड कर दिया। तो देखिए, सबसे ज्यादा फेमस है असर्टिव सेंटेंस। इनको हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। इनका हमारी बोलचाल में, लिखने पढ़ने में 40% यूज होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, मतलब प्रश्न। हम किसी से प्रश्न करते हैं ना। और हाँ, एक और खास बात, देखिए, बातचीत की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से होती है। और क्या कर रहे हो यार? अब देखो, क्या कर रहे हो ये प्रश्न है। जवाब में क्या बोलेगा? मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, या मैं नहीं लिख रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। तो जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, इनको मेरी भाषा में सिंपल सेंटेंस बोलो, जब जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए या ना होना पाया जाए। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वह खेल रही है, खाना पका रहे हैं, हम जाएंगे। तो सारे के सारे सिंपल सेंटेंस असर्टिव होते हैं। हाँ, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह के। तो जितने भी हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं, वो असर्टिव होते हैं। और बोलचाल में इनका 40% यूज होता है लिखने पढ़ने में। भाई, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो आप, तो सारी की सारी असर्टिव सेंटेंस होगी। एक बार एक राजा था, वो वहां गया, उसने ये किया, तो असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, क्वेश्चन भी बहुत यूज होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 20% यूज होते हैं। मतलब हम किसी से कुछ पूछते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आते हैं कमांड, यानी आदेश। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक ये कमांड ही है। कमांड को ही हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में हम बहुत बार दूसरों से कुछ करने के लिए कहते हैं, मतलब आदेश देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा याद दिलाऊं क्या? देखिए, जब आप स्टूडेंट थे, बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो एक टीचर के कितने आदेश सुनते थे? ए, इधर बैठ जा, होमवर्क चेक करा, अब तू घर जा, ये कर, खड़ा हो जा, बैठ जा, मेरी बात सुन। और फिर सुनो, घर आते ही मम्मी शुरू, पापा शुरू, ए टीवी मत देखे, मत खेले, होमवर्क कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अगर आप ऑफिस में हो तो अपना बॉस कितने आदेश देता है। एक वाइफ को हस्बैंड कितने आदेश देता है? मेरे लिए चाय बना के ला, ये कर, वो कर, ये फलाना ढिकाना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो देखो, इस तरह के सेंटेंस जिनमें कोई कमांड यानी कोई आदेश दिया जाए, वो कमांड वाले सेंटेंस कहते हैं। और रोजमर्रा की लाइफ में इनका 30% यूज होता है, मतलब 30%। अगर कुल सेंटेंस आप 100 बोलोगे ना, तो 30% कमांड यानी इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनका यूज कभी कभार ही होता है। एक्सक्लेमेटरी बोले तो विस्मयादि बोधक वाक्य, जब कोई आश्चर्य करें, जैसे हम किसी दुख में हो, किसी खुशी में हो, या किसी आश्चर्य को प्रकट करें, तो जो सेंटेंस हमारे मुंह से बाहर आएगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा। लेकिन इनकी चर्चा नहीं हो रही है। जैसे देखो, ये मकान कितना सुंदर है, अरे यार आज मैं बहुत दुखी हूं। पक्षी कितने सुंदर लग रहे हैं। या फिर जैसे आप मैच देख रहे हो, इंडिया जीत गया, अरे यार वाह, इंडिया जीत गया। या फिर आप फेल हो गए, यार मैं फेल हो गया। तो जिनमें खुशी, दुख या आश्चर्य प्रकट किया जाए, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। और ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक, कामना सूचक वाक्य भी होते हैं। ये भी 2% कभी कभार यूज होते हैं। हम किसी के लिए दुआएं दें या फिर बद दुआएं दें। ज्यादातर दुआएं देते हैं, यार तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमको सक्सेस मिले, इस तरह के सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कमांड। जो कमांड है उनको ही हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस है, इनको हम आदेश वाले वाक्य कहते हैं। लेकिन आदेश हमेशा मतलब कुछ करने के नहीं होते, मना करने के भी आदेश होते हैं। तो ये आदेश, मना अथवा निवेदन वाले वाक्य कहलाते हैं। मतलब निवेदन भी करते हैं। देखो, एक छोटा बच्चा है, उसे आप क्या कहोगे? ए, शांत बैठ जा। मतलब उसे आप फटकार के बोल सकते हो, शांत बैठ जा, इंपरेटिव है, आदेश है। और माना कोई बड़ा है हमसे, तो हम उससे क्या करेंगे? प्लीज शांत बैठ जाइए, प्लीज बाहर जाइए। यानी अब भी आदेश ही है, लेकिन निवेदन का तड़का लगा दिया। तो देखो, अब कुल मिलाकर मैं इसको यहां से हटा दूं, ये तो मेरी प्रस्तावना हो गई, यानी भूमिका हो गई कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और आपके दिमाग में अच्छे से आएगा। अब ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया, व्यवहारिक हो गया, क्योंकि इसका यूज हमने देख लिया, इसकी जरूरत हमने देख ली। तो ठीक है। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी खास जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है। जानकारी ये है, देखो, आप ही कमेंट करके कहते हो कि सर हमें आपकी वीडियो से भरोसा मिलता है कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं। और सच में मेरा पढ़ाने का अंदाज यही है। अब देखो, यही टॉपिक है। एक तो मैं थ्योरेटिकल तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस ये इसका ये फॉर्मूला है, वो थ्योरेटिकल होता। अभी जो ये बात आपको बताई कि 30% यूज होता है, ये एक प्रैक्टिकल वे में आ गया कि यार हाँ,
हमेशा बोलते हैं। और अब यार इनके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो ये एक प्रैक्टिकल वे हो गया। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक जानकारी दे रहा था। जानकारी ये है, यदि आपको लगता है कि हम आपको ग्रामर सिखा सकते हैं और आपको सारे वीडियो सारे ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, देखो यूट्यूब पर भी है लेकिन बिखरी पड़ी है, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में कवर किया, यानी सीरियल से 1 बाय 1 करके। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, हाँ वो सारा कोर्स मैंने अलग से तैयार किया है, तो चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो देखो, समझ में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इंपेरेटिव मतलब आदेश वाले वाक्य। अब देखो, मैंने 3 एग्जांपल एक साथ ले लिए, एक साथ ही समझ में आ जाएगा। आपने किसी से कहा जाओ, अब देखो बहुत छोटा सा वाक्य लेकिन है वाक्य, आप ऐसा मत करना कि एक शब्द है। अरे जाओ, आप किसी को आदेश दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी गो। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, जो आदेश वाले वाक्य हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब इसमें कुछ आगे और होता, चलो वो और बता दूंगा, फिलहाल इसी को पूरा करो। तो जाओ, गो। अब इसमें फुल स्टॉप जरूर लगा देना, क्योंकि ये एक सेंटेंस है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप लगता है। देखो, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस है उनके अंत में फुल स्टॉप लगता है, जो हमारे क्वेश्चन वाले हैं उनमें क्वेश्चन मार्क लगता है। अगेन जो तीसरे कमांड वाले इंपेरेटिव हैं, इनके अंत में फुल स्टॉप लगता है। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनमें विस्मयादि बोधक, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये लगता है। और जो लास्ट वाले ऑप्टेटिव थे उनमें भी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। तो ये हमारे पंक्चुएशन मार्क है, इनका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो गो, जाओ। अब देखो, मैंने क्या कहा, हमेशा आदेश कुछ करने के थोड़ी होते हैं, मना करने के भी तो आदेश होते हैं, और मना करने के ज्यादा होते हैं। तो देखिए, मत जाओ, तो अब अगर मना करने का आदेश है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लगा दो, डोंट गो, मत जाओ, ठीक है। आ गया ना। अब देखो यहां पे जाओ, अब खाओ तो ईट, आओ तो कम, कोई भी वर्ब फिट कर लो, जो भी आप बोल रहे हो, मतलब देखो, आओ, जाओ, खाओ, पियो, कुछ भी, तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। मत आओ, जाओ, खाओ, पियो, तो डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे मत खाओ तो डोंट ईट, मत खेलो तो डोंट प्ले, टीवी मत देखो, डोंट वॉच टीवी। अच्छा, कृपया जाओ, मैंने क्या कहा, छोटों को तो हम आदेश दे सकते हैं, लेकिन हमसे जो बड़े हैं ना, उनको भी आदेश तो देना है, बट थोड़ा सा निवेदन का तड़का, और वो लगाता है प्लीज अथवा काइंडली। तो यहां पे लगा दो प्लीज, प्लीज गो, कृपया जाओ, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। तो जाओ कि गो, मत जाओ डोंट गो, कृपया जाओ प्लीज गो। और देखो ऐसा भी तो हो सकता है, कृपया मत जाओ, यानी निवेदन भी है। निवेदन किस तरह से, मना करने के लिए निवेदन है, तो फिर प्लीज सबसे पहले आएगा, उसके बाद डोंट आएगा, प्लीज डोंट गो, कृपया मत जाओ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है, बस इसकी दम यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ अतिरिक्त बातें हैं, उनका भी थोड़ा जिक्र कर देता हूं, लेकिन इससे पहले सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ा लो। जैसे जाओ, अब देखो ये होता कि अब घर चले जाओ, तो देखो गो अवे होम नाउ, मतलब सेंटेंस बड़ा कर दिया, मतलब आप कहोगे छोटे छोटे बता रहे हो, तो अपने घर चले जाओ, है ना, तो नहीं, अब घर चले जाओ तो गो अवे होम नाउ। अच्छा, अपने घर मत जाओ, सॉरी अभी घर मत जाओ, तो डोंट गो अवे होम नाउ। कृपया घर चले जाओ, तो प्लीज गो अवे होम, कृपया घर मत जाओ, प्लीज डोंट गो अवे होम, इस तरह से। तो ये सेंटेंस बढ़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एक काम की बात मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे ऐसे बोलते हैं, ए घर जा। अब ये ए है ना, मतलब आप जब इनको टेस्ट करोगे अपनी, मतलब आम लाइफ में, अपनी व्यवहारिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इनको चेक करोगे ना, तो आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, ए घर जा। ये हमारा एक देसी रवैया है बोलने का। अब आप कहोगे ए की अंग्रेजी क्या होती है, तो भैया ए की अंग्रेजी कोई नहीं होती, ठीक है। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, घर जा या घर जाओ एक ही बात है, इसकी भी ट्रांसलेशन गो ही बनेगी, ठीक है, गो होम, सॉरी घर इसमें। अच्छा, यार अब घर जा, ये होता है यार अब घर जा, यार, है ना, ऐसा आपने जोड़ दिया। अब यार, यार की फ्रेंड लगाएं क्या, नहीं। सबसे खास बात इसके कॉन्सेप्ट में जो एक बात बताना मैं भूल क्या गया था, उसका नंबर ये आया, वो बात ये है कि हमें एक बचपन से बात सिखाई जाती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, आदेश वाले वाक्य, इनमें सब्जेक्ट की, कर्ता की कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बातचीत के टाइम बोले जाते हैं। अब जब बातचीत के टाइम बोले जा रहे हैं ना, तो आप जिससे बोल रहे हो आपके सामने ही खड़ा है, तो उसका मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए इसमें ए की अंग्रेजी कुछ नहीं आएगी, इसमें यार की अंग्रेजी कुछ नहीं आएगी। अब घर जा तो गो होम नाउ। अब
अब के लिए नाउ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से तो इन वर्ड पे ध्यान मत दो। अच्छा देखो सॉरी, अभी मैं आपसे देख, ये मतलब हमारे गांव की देसी भाषा आ गई। तू घर जा, देखो अब तू आ गया, तो मैंने क्या कहा था, अपने इंडिया है, कैसे भी लपेटता है, कैसे भी बोलते हैं। तो इन वर्ड्स पे कभी ध्यान मत देना, तू घर जा, इसकी भी यही बनेगी गो होम। अच्छा, अब एक खास बात, एक कॉन्सेप्ट की बात है, इसको मैं उठा देता हूं। वो कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, देखो कि आप जिसको आदेश दे रहे हो ना, वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है। माना कि 5-6 लोग खड़े हैं, ठीक है, जैसे मोहन, दिनेश, गणेश, सुरेश, ये सारे के सारे खड़े हैं। अब इनमें से आपको मोहन को बुलाना है। अब वो सारे के सारे खड़े हैं, तो कम हेयर, इधर आओ। आपने बोला भाई आदेश है इधर आओ, आपको बोलना है इधर आओ। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, कम हेयर। लेकिन वहां पे 5 खड़े भैया और आपको मोहन को बुलाना है, तो वहां पे जब 5 लोग हैं, आपने कहा इधर आओ, तो पांचों के 5 हो जाएंगे। जबकि आप सिर्फ मोहन को बुलाना चाहते हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, मोहन इधर आओ। तो आप बोलोगे मोहन इधर आओ, ये आपने बोला, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट है ना, हालांकि इनमें मेंशन नहीं होता, लेकिन आप कर भी सकते हो। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को आदेश कर रहे हो, उससे निवेदन कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो उसका नाम ले सकते हो, लेकिन आपको एक कॉमा का यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे बोल दो, मोहन कॉमा कम हेयर, मोहन यहाँ आओ। ध्यान रखना गलती से भी, मतलब बोलने में तो एक पॉज आता है, कॉमा मतलब पॉज होता है, मोहन इधर आओ। तो अब जो थोड़ा सा रोके, मोहन इधर आओ, बीच में तो मोहन और आओ के बीच में रोके ना, वो कॉमा था। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आपको ये पॉज कॉमा से दिखाना पड़ेगा, कॉमा से इस मोहन को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो अब यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है और कम एक वर्ब है। अब एक सेंटेंस है जो कि रॉन्ग है, मोहन कम, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, क्यों, ये प्रेजेंट इंडिफिटेंस है। यहाँ पर अगर करेक्ट करें तो मोहन कम से यार, मोहन यहाँ आता है, फिर इसका स्ट्रक्चर, इसका भाव ही बदल गया। तो ध्यान रखना कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। अब देखो यू, तुम, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अगर सामने कोई व्यक्ति एक खड़ा है तो तुम मेरी बात सुनो, तो तुम, वो एक है तो आपने तुम बोल दिया यू। लेकिन अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनके लिए क्या बोलते हैं, तुम मेरी बात सुनो। आप 10 लोगों से भी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना जो यू है ना, अगर आप 10 में से किसी एक पर्टिकुलर को बोल रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे तुम इधर आओ। जैसे यहाँ पे 5 लोग हैं तो तुम इधर आओ, तो तुम यही रहने दो ना, तुम इधर आओ। तो इसके लिए क्या है, यू कम हेयर। अब इसमें आपने इशारा और किया होगा, यू कम एयर, वो इशारा तो यहाँ पे दिखेगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आपके समझ में आ गया होगा। अब मोहन इधर मत आओ, तो मोहन डोंट कम, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डोंट कम एयर, इधर मत आओ, कम से पहले। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ये इनका मेन स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और उसके बाद आप जो जो बोलते हो, जैसे डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, ऐसा होता, उनके साथ मत जाओ तो डोंट गो विद देम, उनके साथ। अब उनके साथ जयपुर मत जाओ तो डोंट गो विद देम टू जयपुर। इस तरह से सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन मेन चीज है कि अब देखो, जाओ, ठीक है, जाओ की गो हो गई, बाहर जाओ गो आउट, अपने मित्रों के साथ बाहर जाओ तो गो आउट विद योर फ्रेंड्स, इस तरह से। तो मेन चीज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मना है तो उससे पहले डोंट आ जाएगा, अगर हाँ कृपया है तो फिर प्लीज आ जाएगा। अब मैंने एक बात बोली थी कि प्लीज और काइंडली 2 चीज हैं, ठीक है। तो हमने काइंडली का यूज क्यों नहीं किया, प्लीज का क्यों किया, इसमें भी तो हो सकता है ना। देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, आम बोलचाल में अपने रिलेटिव्स के साथ इनफॉर्मल तरीके से हम निवेदन करें तो हम प्लीज का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो ऑफिशियल तरीके से, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, वहां पर आप किसी अधिकारी से कुछ करने को बोल रहे हो तो आप काइंडली का यूज करते हो। आपको एक छोटी सी लाइन याद दिलाऊं, बचपन में बहुत रटी होगी आपने, जब आप एक एप्लीकेशन लिखते थे 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, तो देखो मैं बीमार हूं, ये है ना, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, लिख ही देता हूं, आपको याद आ जाएगी। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। ये सेंटेंस देखो, काइंडली के जस्ट बात क्या है, ग्रांट एक वर्ब है, प्रदान करना। काइंडली इश्यू माई टीसी, इश्यू होता है, इश्यू एक वर्ब है, कृपया मेरी टीसी जारी कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से काइंडली चेंज माई सेक्शन, कृपया मेरा सेक्शन चेंज कीजिए। तो हम लेटर एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं ना, उसमें हम जब किसी को निवेदन करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले काइंडली का यूज करते हैं, प्लीज का नहीं करते। आम बोलचाल में घर पे अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम प्लीज का यूज करते हैं, और प्लीज काइंडली के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है ये। और हाँ यार, एक मजे की बात और बताऊं, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा नहीं कहा जब पहली बार इनको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने बहुत देखे भाई। आदेश में तो आप दिन भर रहते ही हो, मम्मी पापा आदेश देते हैं, बॉस देता है, ये वो सारी बातें।
लेकिन बचपन में जो आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इंग्लिश के पेपर में आपने बहुत बार इसको देखा है। कैसे देखा है? देखो, इंग्लिश का जितना पेपर होता है ना, उसमें सारे के सारे कमांड होते हैं। जैसे चेंज दी सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलो। चेंज एक वर्ब है बदलना, उसे सेंटेंस शुरू हुआ। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू योर हेडमास्टर, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। तो देखो, राइट लिखो। जब सेंटेंस राइट से शुरू हो गया, आपको याद दिला रहा हूं, ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल डाल रहा हूं आपके दिमाग में कि कहां कहां दिखता है। जैसे यू आर मनीष, तुम मनीष हो, अमन हो, कुछ भी हो, तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। वो 2-3 लाइन के बाद फिर लास्ट लाइन आती है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने अब देखो, राइट यानी लिखना, इससे सेंटेंस शुरू हुआ। तो लिखो, इसका मतलब क्या? लिखो, एक अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखो, इस तरह से। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ट्रांसलेट दी सेंटेंस इनटू हिंदी टू इंग्लिश, इन सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट अनुवाद करना एक वर्ब है, उससे सेंटेंस शुरू हुआ। ठीक है। गिव द आंसर, आंसर दो। तो ध्यान रखना, हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे सेंटेंस इंपेरेटिव होते हैं, क्योंकि उसमें आपको ऑर्डर दिया जाता है, एक कमांड दी जाती है, एक आदेश दिया जाता है कि आप ऐसा करो। तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस थे। ठीक है। तो ये अपनी थ्योरेटिकल बात हो गई। अब प्रैक्टिकल वे में कुछ एक सेंटेंस 5-7 आपको, क्योंकि आपको तो आदत है ना यार, अभी एग्जाम्पल कम आए। अरे भाई, एग्जाम्पल आप खुद तलाश करो। एक दिन अपने आप को किसी से बात करते हुए देख लेना, या किन्हीं 2 व्यक्तियों की बातचीत सुन लेना, आपको सच में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। ए क्या कर रहा है, सॉरी क्या कर रहा है तो क्वेश्चन है, ए इधर आ, मेरी बात सुन, चुप हो जा यार, चुप हो जा, तो कीप साइलेंट। तो अब मैं थोड़ा सा आपको 4-5 एग्जाम्पल बता देता हूं, और अब चलो 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, पहला है काम के बाद घर चले जाना। अब कैसे पहचाने कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है? काम के बाद, इस पे ध्यान मत दो, लास्ट में कह रहा है घर चले जाना, मतलब कुछ करने को बोल रहा है। तो देखो, अब इसकी अंग्रेजी आएगी बाद में। जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है ना, चले जाना, मत करना, मत करो, साफ करो, इनकी इंग्लिश पहले आएगी, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है। तो काम के बाद घर चले जाना, तो देखो अब जाना क्या होगी? गो। अब एक तो घर जाना तो केवल गो, चले जाना तो इसके लिए हम गो अवे लगाते हैं। तो गो अवे होम, घर चले जाना। अब काम के बाद के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर वर्क, काम के बाद घर चले जाना। ठीक है। सोते समय कॉल मत करना। अब सोते समय की बाद में लेंगे कॉल मत करना, मत आ गया मतलब मना करने का आदेश हो गया, तो किससे शुरू होगा? डोंट से। देखो डोंट, अब कॉल के लिए डोंट कॉल, इसका मतलब है कॉल मत करना। सोते समय, तो देखो इसकी इंग्लिश 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो ड्यूरिंग स्लीपिंग, सोने के दौरान, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, एक तो देखो ये ड्यूरिंग स्लीपिंग, या फिर डोंट कॉल व्हेन आई स्लीप, जब मैं सोता हूं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो डोंट कॉल व्हेन आई स्लीप, कॉल मत करना जब मैं सोता हूं, या फिर डोंट कॉल ड्यूरिंग स्लीपिंग, या ड्यूरिंग स्लीप भी बोल सकते हो, सोने के दौरान। ठीक है, क्योंकि स्लीप भी नाउन का भाव देता है अकेला, और स्लीपिंग भी यहां पे नाउन का भाव दे रहा है। अब नाउन में यहां पे ज्यादा व्याख्या मत करवाना, फिर ये टॉपिक अलग तरह से चल जाएगा। ये स्लीपिंग यहां पे नाउन है। खाते हुए बात मत करो, अब देखो मत करो, बात मत करो, तो डोंट, अब बात करने क्या होती है? टॉक, बात मत करो। खाते हुए, अब देखो खाते हुए, जाते हुए, आते हुए, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं ईटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, खाते हुए बात मत करो, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, डोंट टॉक ड्यूरिंग ईटिंग, खाने के दौरान बात मत करो। या फिर ऐसे बोल सकते हो, डोंट टॉक व्हाइल यू ईट, बात मत करो जब तुम खाते हो। खाने से पहले प्लेट साफ कर लो, तो देखो खाने से पहले इसकी बाद में आएगी प्लेट साफ कर लो, तो साफ करने की होती है वाश, धोने की, वाश द प्लेट्स, प्लेट्स को साफ कर लो खाने से पहले, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले, इस तरह से। या बिफोर, ऐसे बोल सकते हो, बिफोर यू यूज देम, इससे पहले कि तुम उनको काम में लेते हो, इस तरह से। तो ये हो गए आपके। अब देखो इनमें होता कृपया काम के बाद घर चले जाना निवेदन होता, तो प्लीज गो अवे होम आफ्टर वर्क, या काम के बाद घर मत जाना, तो डोंट गो होम, डोंट गो अवे होम आफ्टर वर्क, मतलब वो तो आपको समझ में आ ही गया, बार बार क्या बताना। इन सब में अगर रिक्वेस्ट आ जाए तो प्लीज 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 पहले लगा दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। और वो क्या बोलती है? आओ जाओ खेलो, या फिर हमारी हिंदी भाषा में आ जा खेल, ये मत कर, ये मत कर, इस तरह से। और कभी भी ए
यार इन वर्ड्स के चक्कर मत पड़ना, ये हम हिंदी भाषी हैं तो ये अपने तरह से अपनी भाषा को मतलब ऐसा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनकी अंग्रेजी आपको, यार की तो चलो फ्रेंड है लेकिन एक ही कोई अंग्रेजी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भाई ये हुआ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश वाले वाक्य। मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट को मैंने बिल्कुल खुले मन से इजी वर्ड्स में आपके सामने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ देखो, मैं आपको कोई काम तो नहीं देके जा रहा, लेकिन कमेंट में एक तो आप ये लिखना कि सर मैंने लास्ट तक देखा, अगर यहां तक रुके हो तो ही तो लिखोगे ना, तो जो लोग यहां तक रुके वो लिखना कमेंट में लास्ट तक देखा, और साथ में ऐड कर देना 2-4 मतलब आदेश वाले, एक चलो 3 ही कर देना, एक आदेश वाला, एक मना करने का, एक निवेदन वाला। और जो वर्ब, कंडीशन एक ही, जो वर्ब मैंने आना जाना जो भी एग्जाम्पल में लिए उनको काम में मत लेना, कोई और वर्ब के साथ कोई नई क्रिएटिव करना, कुछ नया एग्जाम्पल सोचना जो कि आदेशात्मक हो और अच्छा लगे, तो उसको आप कमेंट में लिख देना। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, ठीक है।